आज मैं आपको इस्मत चुगताई जी द्वारा लिखित कहानी सुनाने जा रही हूँ लिहाफ। आशा है आपको पसंद आएगी। जब मैं जाड़ों में लिहाफ ओढ़ती हूँ तो पास की दीवारों पर उसकी परछाई हाथी की तरह झूमती हुई मालूम होती है और एकदम से मेरा दिमाग बीती हुई दुनिया के पर्दों में दौड़ने भागने लगता है। न जाने क्या कुछ याद आने लगता है। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको खुद अपने लिहाफ का रुमान अंगेज जिक्र बताने नहीं जा रही हूँ। ना लिहाफ से किसी किस्म का रुमान जोड़ा ही जा सकता है। मेरे ख्याल में कंबल आरामदेह सही, मगर उसकी परछाई इतनी भयानक नहीं होती जब लिहाफ की परछाई दीवार पर डगमगा रही हो। ये तब का जिक्र है जब मैं छोटी सी थी और दिन भर भाइयों और उसके दोस्तों के साथ मार कुटाई में गुजार दिया करती थी। कभी कभी तो मुझे ख्याल आता कि मैं कमबख्त इतनी लड़ाका क्यों हूँ। उस उम्र में जबकि मेरी और बहनें आशिक जमा कर रही थी, मैं अपने पराए हर लड़के और लड़की से जूतम पैजार में मशगूल थी। यही वजह थी कि अम्मा जब आगरा जाने लगी तो हफ्ते भर के लिए मुझे अपनी मुँह बोली बहन के पास छोड़ गई। उनके अम्मा खूब जानती थी कि चूहे का बच्चा भी नहीं और मैं किसी से लड़ भिड़ ना सकूंगी। सज़ा तो खूब थी। हाँ, तो अम्मा मुझे बेगम जान के पास छोड़ गई। वही बेगम जान जिनका लिहाफ अब तक मेरे जहन में गर्म लोहे के दाग की तरह महफूज है। ये बेगम जान थी जिनके गरीब माँ बाप ने नवाब साहब को इसलिए दामाद बना लिया कि वह पक्की उम्र के थे मगर थे निहायत नेक। कोई रंडी या बाजारी औरत उनके यहाँ नज़र नहीं आई थी। खुद हाजी थे और बहुतों को हज करा चुके थे, मगर उन्हें एक अजीब और गरीब शौक़ था। लोगों को कबूतर पालने का शौक़ होता है, बटेर लड़ाते हैं, मुर्गाबाजी करते हैं। इस किस्म के वाहियात खेलों से तो नवाब साहब को नफरत थी। उनके यहाँ तो बस तालीब इल्म रहते थे, नौजवान गोरे गोरे पतली कमरों के लड़के जिनका खर्च वो खुद बर्दाश्त करते थे। मगर बेगम जान से शादी करके तो वो उन्हें कुल साथ सामान के साथ घर में ही रखकर भूल गए और वो बेचारी दुबली पतली नाजुक सी बेगम तन्हाई के गम में भूलने लगी। न जाने उनकी ज़िंदगी कहाँ से शुरू होती है। वहाँ से जब वे पैदा होने की गलती कर चुकी थी, या वहाँ से जब वो एक नवाब की बेगम बनकर आई और छपर खट पर जिंदगी गुजारने लगी, या जब से नवाब साहब के यहाँ लड़कों का जोर बंधा, उनके लिए मुरक्कन हलवे और लजीज खाने जाने लगे और बेगम जान दीवान खाने के दर्जों से उन लचकती कमरों वाले लड़कों की चुस्त पिंडलियाँ और मुअत्तर बारीक शबनम के कुर्ते देख कर अंगारों पर लौटने लगी। या जब वो मन्नतों और मुरादों से हार गई, चिल्ले बंधे और टोटके और रातों की वजीफा खानी भी चित हो गई। कहीं पत्थर पे भी जोक लगती है। नवाब साहब अपनी जगह से टस से मस ना हुए और फिर बेगम जान का दिल टूट गया और वो इल्म की तरफ मुतवज्जा हुई। लेकिन यहाँ भी उन्हें कुछ नहीं मिला। इश्किया नावल और जज्बाती अशरार पढ़कर तो और भी पस्ती छा गई। रात की नींद भी गई हाथ से। अब बेगम जान जी जान छोड़कर बिल्कुल ही यास और हसरत का पोट बन गई। चूल्हे में डालो ऐसा कपड़ा लत्ता, कपड़ा पहना जाता है किसी पर रौब गांठने के लिए। अब ना तो नवाब साहब को फुर्सत थी कि शबनमी करतूतों को छोड़कर जरा इधर तवज्जो करें और ना ही वो उन्हें कहीं आने जाने देते थे। जब से बेगम जान ब्याह कर आई थी, रिश्तेदार आकर महीनों रहते और चले जाते, मगर वो बेचारी कैद की कैद रहती।
उन रिश्तेदारों को देखकर तो उनका और भी खून जलता। सबके सब मजे से माल उड़ाने, उनका घी निकलने, झाड़ों का साज और सामान बनवाने आन मरते, और बावजूद नई रुई के लिहाफ के बड़ी सर्दी में अकड़ा करती बेचारी बेगम जान। हर करवट पर लिहाफ, नई नई सूरतें बनाकर दीवार पर साया डालता, मगर कोई भी साया ऐसा ना था जो उन्हें जिंदा रखने के लिए काफी हो। मगर क्यों जिए फिर कोई? जान की जिंदगी जो थी, जीना बंधा था नसीबों में, तो फिर जीने लगी और खूब जी। रब्बों ने उन्हें गिरते गिरते संभाल लिया। चुप पट देखते देखते उनका सूखा जिस्म हरा होना शुरू हुआ, गाल चमक उठे और हुस्न फूट निकला। एक अजीब और गरीब तेल की मालिश से बेगम जान की जिंदगी में झलक आ गई। माफ़ कीजिए, उस तेल का नुस्खा आपको बेहतरीन से बेहतरीन रसाले में भी ना मिलेगा। जब मैंने बेगम जान को देखा तो 40-42 की होगी। उफ, किस शान से वो मनसब पर नींद दराज थी, और रब्बों उनकी पीठ से लगी कमर दबा रही थी, और एक ऊदे लंग का दुशाला उनके पैरों पर पड़ा था, और वो महारानियों की तरह शानदार मालूम हो रही थी। मुझे उनकी शक्ल बेइंतहा पसंद थी। मेरा जी चाहता था कि घंटों बिल्कुल पास से उनकी सूरत देखा करूं। उनकी रंगत बिल्कुल सफ़ेद थी, नाम को सुर्खी का जिक्र नहीं, और बाल सियाह और तेल में डूबे रहते थे। मैंने आज तक उनकी मांग ही बिगड़ी ना देखी। मजाल है एक बाल इधर से उधर हो जाए। उनकी आंखें काली थी, और अबरू पर के जायदा बाल अलहदा कर देने से कमाने खिंची सी रहती थी। आंखें जरा तनी हुई सी रहती थी, भारी भारी, फूले पोपटे, मोटी मोटी आंखें। और सबसे ज़्यादा जो उनके चेहरे पर हैरत अंगेज जाज़बिया नज़र चीज़ थी, वो उनके होठ थे। अमूमन वो सुर्खी से रंगे रहते थे। ऊपर के होठों पर हल्की हल्की मूछें थी, और कनपटियों पर लंबे लंबे बाल। कभी कभी उनका चेहरा देखते देखते अजीब सा लगने लगता था, कम उम्र के लड़कों जैसा। उनके जिस्म की जिल्द भी सफ़ेद और चिकनी थी, मालूम होता था किसी ने कसकर टाँके लगा दिए हो। अमूमन वो अपने पिंडलियाँ खुजाने के लिए खोलती तो मैं चुपके से उसकी चमक देखा करती। उनका कद बहुत लंबा था, और फिर गोश्त होने की वजह से वे बहुत लंबी चौड़ी मालूम होती थी, लेकिन बहुत ही मुतनासिब और ढला हुआ जिस्म था। बड़े बड़े चिकने चिकने सफ़ेद हाथ और सुडौल कमर। तो रब्बो उनकी पीठ खुजाया करती थी, यानी घंटों उनकी पीठ खुजाती। पीठ खुजवाना भी जिंदगी की ज़रूरतों में था, बल्कि शायद ज़रूरियात ज़िंदगी से भी ज़्यादा। रब्बों को घर का कोई और काम ना था। वो तो बस सारे वक्त उनके छपर कट पे चढ़ी, कभी पैर तो कभी सिर तो कोई जिस्म के दूसरे हिस्सों को दबाया करती। कभी तो मेरा दिल हौल उठता जब देखो रब्बो कुछ ना कुछ दबा रही है या मालिश कर रही है। कोई दूसरा होता तो ना जाने क्या होता। मैं अपना कहती हूँ, कोई इतना छुए तो मेरा जिस्म तो सड़गल जाए। और फिर ये रोज़ रोज़ की मालिश ही काफ़ी नहीं। जिस दिन बेगम जान नहाती थी, या अल्लाह, 2 घंटे पहले से तेल और खुशबूदार उपटनों की मालिश शुरू हो जाती थी, और इतनी होती थी कि तखय्युल से मेरा दिल टूट जाता था। दरवाजे बंद करके अंगीठियाँ सुलगती और चलता मालिश का दौर। और अमूमन रब्बो ही रहती थी, बाकी की नौकरानियाँ तो बड़बड़ाती दरवाजे पर से ज़रूरत का सामान देती जाती थी। बात ये थी कि बेगम जान को खुजली का मर्ज था।
बेचारी को ऐसी खुजली होती कि हजारों तेल और उपटन मले जाते, मगर खुजली थी कि कायम। डॉक्टर हकीम कहते कुछ भी नहीं, जिस्म साफ चट पड़ा है। हाँ, कोई जल्द की अंदर की बीमारी हो तो खैर। नहीं भाई, ये डॉक्टर मुए तो है पागल, कोई आपके दुश्मनों का मर्ज हो। अल्लाह रखे, खून की गर्मी है, रब्बो मुस्कुरा कर कहती और महीन महीन नज़रों से बेगम जान को घूरती। ये रब्बो, ये बेगम जान जितनी गोरी है उतनी ही काली, जितनी ये बेगम जान सफ़ेद थी ये उतनी सुर्ख, बस जैसे तपा हुआ लोहा। हल्के हल्के चेचक के दाग, गठा हुआ ठोस शरीर, फुर्तीले छोटे छोटे हाथ, कसी हुई छोटी सी तोंद, बड़े बड़े फूले हुए होठ जो हमेशा नमी से डूबे रहते, और जिस्म से अजीब वाली बू के शरारे निकलते रहते, और उसके नथुने थे ना फूले हुए, और हाथ किस कदर फुर्तीले थे। कभी कमर पर तो लीजिए फिसल कर पहुंच गए कूलों पर, तो कभी रपटे नरानों पर, तो फिर दौड़े तखनों की तरफ। मैं तो जब बेगम जान के पास बैठती तो यही देखती कि उसके हाथ कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। गर्मी जाड़े बेगम जान हैदराबादी जाली कारगे का कुर्ते पहनती, गहरे रंग के पजामे और सफ़ेद झाग से कुर्ते, और पंखा भी चलता हो फिर भी हल्की धुलाई जरूर जिस्म पे ढके रहती। उन्हें जाड़ा बहुत पसंद था। जाड़े में मुझे भी उनके यहाँ अच्छा मालूम होता था। वो हिलती जुलती बहुत कम थी, कालीन पर लेटी है, पीठ खुज रही है, खुश्क मेवे चबा रही है, और बस। रब्बों से दूसरी नौकरानियां खार खाती थी। चुड़ैल बेगम जान के साथ खाती, साथ उठती बैठती, और माशाल्लाह साथ ही सोती भी है। रब्बो और बेगम जान आम जलवों और मजमुओं की दिलचस्प गुफ्तगू की मौजूद थी। जहाँ उन दोनों का जिक्र आया और कह के उठे, लोग न जाने क्या क्या चटके गरीबों पर उड़ाते, मगर वो दुनिया में किसी से ना मिलती। वहाँ तो बस वो थी और उनकी खुजली। मैंने कहा ना, मैं उस वक्त काफ़ी छोटी थी और बेगम जान पर फिदा। वो भी मुझे बहुत प्यार करती थी। इत्तेफाक से अम्मा आगरे गई। उन्हें मालूम था कि घर में भाइयों के साथ मार कुटाई होगी, मारी मारी फिरूंगी, इसलिए वो हफ्ते भर के लिए बेगम जान के पास छोड़ गई मुझे। मैं भी खुश और बेगम जान भी खुश। आखिर अम्मा की भाभी बनी हुई थी। अब सवाल ये हुआ कि मैं सोऊं कहाँ? कुदरती तौर पे बेगम जान के कमरे में। लिहाजा मेरे लिए भी उनके छपर कट से लगाकर एक छोटी सी पलंगड़ी डाल दी गई। 11 बजे तक हम बातें करते, मैं और बेगम जान ताश खेलते, और फिर सोने के लिए मैं अपने पलंग पर चली गई। और जब मैं सोई तो रब्बो वैसे ही बैठी उनकी पीठ खुजा रही थी। भंगन कहीं, मैंने सोचा। रात को मेरी एकदम से आंख खुली तो मुझे एक अजीब तरह का डर लगने लगा। कमरे में खूब अंधेरा, और उस अंधेरे में बेगम जान का लिहाफ ऐसे हिल रहा था मानो उसमें हाथी बंद हो। बेगम जान, मैंने डरी हुई आवाज निकाली। हाथी हिलना बंद हो गया, लिहाफ नीचे दब गया। क्या है, सो रहो? बेगम जान ने कहीं से आवाज दी। डर लग रहा है, मैंने चूहे की सी आवाज में कहा। सो जाओ, डर की क्या बात है, आयतल कुर्सी पढ़ लो। अच्छा, मैंने जल्दी जल्दी आयतल कुर्सी पढ़ी, पर या अलुम्मा बैना पर दरफ्फन आकर अटक गई। हालांकि उस वक्त मुझे पूरी याद थी। तुम्हारे पास आ जाओ बेगम जान। नहीं बेटी, सो रहो, जरा सख्ती से कहा। और फिर 2 आदमियों की खुसर फुसर की करने की आवाज आने लगी। अरे, ये दूसरा कौन?
मैं और भी डरी। बेगम जान, चोर तो नहीं? सो जाओ बेटा, कैसा चोर? रब्बो की आवाज आई। मैं जल्दी से लिहाफ में मुंह डालकर सो गई। सुबह तो मेरे जहन में रात के खौफनाक नज़ारे का ख्याल भी नहीं था। मैं हमेशा से वहमी हूँ। रात को उठना और उठकर भागना, बड़बड़ाना तो बचपन में रोज ही होता था। सब लोग कहते थे मुझ पर भूतों का साया है, लिहाजा मुझे ख्याल भी ना रहा। सुबह तो लिहाफ बिल्कुल मासूम नजर आ रहा था, मगर दूसरी रात जब मेरी आँख खुली तो रब्बो और बेगम जान में कुछ झगड़ा बड़ी खामोशी से छपरखट पे ही तय हो रहा था, और मुझे खाक समझ ना आया कि क्या फैसला हुआ। रब्बो हिचकियाँ लेकर सोई और फिर बिल्ली की तरह चिड़ रकाबी चाटने जैसी आवाजें आने लगी। मैं तो घबरा कर सो गई बाबा। आज रब्बो अपने बेटे से मिलने गई भी थी। वो बड़ा झगड़ालू था। बहुत कुछ बेगम जान ने किया, उसे दुकान कराई, गांव में लगाया, मगर वो तो किसी तरह मानता ही नहीं था। नवाब साहब के यहाँ भी कुछ दिन रहा, खूब जोड़े भागे भी बने। न जाने क्यों ऐसा भागा कि रब्बो को मिलने भी नहीं आता था। लिहाजा रब्बो ही अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ उससे मिलने गई थी। बेगम जान ना जाने देती, मगर रब्बो भी मजबूर हो गई। सारा दिन बेगम जान परेशान रही। उनका जोड़ दुखता रहा। किसी का छूना भी उन्हें ना भाता था। उन्होंने खाना भी नहीं खाया, सारा दिन बस उदास पड़ी रही। मैं खुजा दूं, सच कहती हूँ, मैंने शौक से ताश के पत्ते बांटते हुए कहा, और बेगम जान मुझे गौर से देखने लगी। मैं थोड़ी देर खुजाती रही और बेगम जान चुपके से लेटी रही। दूसरे दिन रब्बो को आना था, मगर वो आज भी गायब थी। बेगम जान का मिजाज चिड़चिड़ा होता गया और चाय पी पी कर उन्होंने सर में दर्द कर लिया। मैं फिर खुजाने लगी। उनकी पीठ चिकनी मेज की तख्ती जैसी पीठ। मैं हौले हौले खुजाती रही। उनका काम करके मुझे कैसी खुशी होती थी। अरे जरा जोर से खुजाओ, बंद खोल दो, बेगम जान बोली। अरे इधर यहाँ शाले के नीचे। हाँ वही। अरे वाह वाह। वो सुरूर में ठंडी ठंडी सांसें लेकर इत्मीनान का इजहार करने लगी। और इधर बेगम जान, हालांकि बेगम जान का हाथ खूब जा सकता था, लेकिन वे मुझसे ही खुजवा रही थी और मुझे उल्टा फक्र महसूस हो रहा था। अरे तो गुदगुदी करती हो। अरे मैं बातें भी करती जा रही थी और खुजा भी रही थी। तुम्हें कल बाजार भेज दूंगी, क्या लोगी? वो सोती जागती गुड़िया? नहीं बेगम जान, मैं तो गुड़िया नहीं लेती। क्या बच्चा हूँ अब मैं? अरे बच्चा नहीं हो तो क्या बूढ़ी हो गई हो? वे हंसी। गुड़िया नहीं तो बबुआ ले लेना, कपड़े पहनाना खुद, मैं दूंगी तुम्हें बहुत से कपड़े। सुना? उन्होंने करवट बदल ली। अच्छा, मैंने जवाब दिया। इधर। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर जहाँ खुजली हो रही थी रख दिया। जहाँ उन्हें खुजली मासूम मालूम होती वहाँ रख देती है। और मैं बेख्याली में बबुए के ध्यान में डूबी मशीन की तरह खुजाती रही और वो मुतवातिर बातें करती रही। सुनो, तुम्हारी फराकें कम हो गई हैं, कल दर्जी को दे दूंगी, नई सिलाई। तुम्हारी अम्मा कपड़े दे गई है ना, वो लाल कपड़े की नहीं बनवाऊंगी, चमारो जैसी है। मैं बकवास कर रही थी और मेरा हाथ न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा। बातों बातों में मुझे मालूम ही नहीं हुआ बेगम जान चित्त लेटी थी। मैंने जल्दी से हाथ खींच लिया। वो लड़की देखकर नहीं खुजाती, मेरी पसलियाँ ही नोच डालती है। बेगम जान शरारत से मुस्कुराई और मैं झेप गई। इधर आकर मेरे पास लेट जा। उन्होंने मुझे बाजू पर सर रख कर लेटा लिया। कितनी सूख रही है, पसलियाँ निकल आई हैं। उन्होंने पसलियाँ गिनना शुरू किया।
ओह, मैं मिनमिनाई। वो तो क्या मैं खा जाऊंगी? कितना तंग स्वेटर बुना है, गर्म बनियान भी नहीं पहना तुमने। और मैं बुलबुलाने लगी। कितनी पसलियाँ होती हैं? उन्होंने बात बदल दी। एक तरफ 9 और दूसरी तरफ 10। मैंने स्कूल में याद की हुई जीन की मदद ली, वो भी उठपटा। हाथ हटा लो, हाँ हाँ, 1 2 3। मेरा जी चाहा किस तरह भागूं। उन्होंने जोर से पीछा। वही, मैं मचल गई। अब बेगम जान जोर जोर से हंसने लगी। अब भी जब कभी मैं उनका उस वक्त का चेहरा याद करती हूँ तो दिल घबराने लगता है। उनकी आंखों के पोपटे और बजने हो गए थे, ऊपर के होठ पर स्याही घिरी हुई थी। बावजूद सर्दी के पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें होठों पर और नाक पर चमक रही थी। उनके हाथ यक ठंडे थे। भारी जड़ाऊ सोने के ग्रीन बटन गिरबान की एक तरफ झूल रहे थे। शाम हो गई थी और कमरे में अंधेरा घट रहा था। मुझे एक नामालूम डर से वहशत सी होने लगी। बेगम जान की गहरी गहरी आंखें, मैं रोने लगी दिल में। वो मुझे एक मिट्टी के खिलौने की तरफ भींच रही थी। उनके गर्म गर्म जिस्म से मेरा दिल हलाने लगा, पर उन पर तो जैसे भूत ना सवार था। और मेरा दिमाग ये कि ना चीखा जाए ना रह सकूं। थोड़ी देर बाद वो पस होकर निठाल लेट गई। उनका चेहरा फीका और बदरौनक हो गया और वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी। मैं समझी ये मरी। अब मैं उठकर वहां से सरपट भागी बाहर। शुक्र है रब्बो रात को आ गई। मैं डरी हुई जल्दी से लिहाफ उड़कर सोई, मगर नींद कहाँ। चुप घंटों पड़ी रही। अम्मा किसी तरह आ ही नहीं रही थी। बेगम जान से मुझे ऐसा डर लगता था कि सारा दिन मामाओं के पास बैठी रहती, मगर उनके कमरे में कदम रखते ही दम निकलता था। और कहती किससे? और कहती भी क्या कि बेगम जान से डर लगता है। वो बेगम जान जो मेरे पे जान छिड़कती थी। आज फिर रब्बों में और बेगम जान में अनबन हो गई। मेरी किस्मत ही खराब कही है या कुछ और, मुझे उन दोनों की अनबन से डर लगता था। क्योंकि रात ही बेगम जान को ख्याल आया कि मैं सर्दी में बाहर घूम रही हूँ और मरूंगी निमोनिया से। लड़की क्या मेरा सर मुंडवाएगी? कुछ हो हवा गया तो और आफत आएगी। उन्होंने मुझे पास बिठा लिया। वो खुद मुंह हाथ सिलफची से धो रही थी और चाय तिपाई पर रखी थी। चाय बनाओ तो एक प्याली मुझे भी दे देना, वो तौलिए से मुंह खुश्क करते हुए बोली। मैं ज़रा कपड़े बदल लूँ। वो कपड़े बदलती रही और मैं चाय पीती रही। बेगम जान नाइन से पीठ मलवाते वक्त अगर मुझे किसी काम से बुलवाती तो मैं गर्दन मोड़े जाती और वापस भाग जाती। अब जो उन्होंने कपड़े बदले तो मेरा जी उलटने लगा। मुंह मोड़े मैं चाय पीती रही। हाय अम्मा, मेरे दिल ने बेकसी से पुकारा। आखिर ऐसा भाइयों से क्या लड़ती हूँ जो तुम मुझे मेरी मुसीबत। माँ को हमेशा से मेरे लड़कों के साथ खेलना नापसंद है। कहो भला, लड़के भी क्या शेर चीते हैं जो निकल जाएंगे उनकी लाडली को? और लड़के भी कौन, खुद के भाई और उनके 2-4 सड़े गले से दोस्त नहीं। वो तो औरत जात के 7 सालों में रखने के कायल। यहाँ बेगम जान की वो दहशत कि दुनिया भर के गुंडों से नहीं। बस चलता तो उस वक्त ही सड़क पर भाग जाती और वहां ना टिकती, मगर लाचार थी, मजबूरन कलेजे पर पत्थर रख के बैठी रही। कपड़े बदल कर 16 श्रृंगार हुए और गरम गरम खुशबुओं के इतर ने उन्हें और भी अंगार बना दिया और वो चली मुझ पर लाड़ उतारने। घर जाऊंगी, उनकी हर राय के जवाब में मैंने कहा। रोने लगी। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बाजार ले जाऊंगी, सुनो तो। मगर मैं कली की तरफ फिसल गई। सारे खिलौने मिठाइयाँ एक तरफ और घर जाने की रट एक तरफ। वहाँ भैया मारेंगे चुड़ैल। उन्होंने प्यार से मुझे थप्पड़ लगाया। पड़े मारे भैया,
मैंने सोचा और रोटी अकड़ी बैठी रही। कच्ची अमियाँ खट्टी होती हैं बेगम जान, जली कटी रब्बू ने राय दी। और फिर उसके बाद बेगम जान को दौरा पड़ गया। सोने का हार जो थोड़ी देर पहले मुझे पहना रही थी टुकड़े टुकड़े हो गया। महीन जाली का दुपट्टा तार तार, और वो मांग जो मैंने कभी बिगड़ी ना देखी थी झाड़ झंकार हो गई। ओह 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 करके वो झटके ले लेकर चिल्लाने लगी और मैं रपटी बाहर। बड़े जत्नों से बेगम जान को होश आया। जब मैं सोने के लिए कमरे में दबे पैर जाकर झांकी तो रब्बू उनकी कमर से लगी जिस्म दबा रही थी। जूती उतार दो, उसने पसलियां खुजलाते हुए कहा, और मैं चुईया की तरह लिहाफ में दुबक गई। अल्लाह, सर सर पट खच। बेगम जान का लिहाफ अंधेरे में फिर हाथी की तरह झूम रहा था। लिहाफ हाथी की तरह पुकार बैठकर मैं भी चुप हो गई। हाथी ने फिर लूट मचाई। मेरा रोया रोया कांपा। आज मैंने दिन में ठान लिया कि जरूर हिम्मत करके सराहने का लगा हुआ बल्ब जला दूं। हाथी फड़फड़ा रहा था और जैसे उकड़ू बैठने की कोशिश कर रहा हो, और चप्पड़ चप्पड़ कुछ खाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मजेदार चटनी चख रहा हो। अब मैं समझी ये बेगम जान ने आज कुछ नहीं खाया। रब्बो मर्दूद तो है सदा की चट्टो, जरूर ये तरमाल उड़ा रही होगी। मैंने नथुने फुलाकर सू सू हवा को सूंघा। सिवाय इत्र संदल और हिना की गरम गरम खुशबू के और कुछ महसूस न हुआ। लिहाफ फिर उमड़ना शुरू हुआ। मैंने बहुतेरा चाहा कि चुपकी पड़ी रहूं, मगर उस लिहाफ ने ऐसी अजीब अजीब शक्लें बनानी शुरू की कि मैं डर गई। मालूम होता था गू गू करके कोई बड़ा सा मेंढक फूल रहा है और उछलकर अब मेरे ऊपर आया। अम्मा, मैं हिम्मत करके गुनगुनाई, मगर वहाँ कोई सुनवाई ना हुई। और लिहाफ मेरे दिमाग में घुसकर फूलना शुरू हुआ और मैंने डरते डरते पलंग के दूसरी तरफ पैर उतारे और टटोल टटोल कर बिजली का बटन दबाया। हाथी के लिहाफ ने एक कलाबाजी खाई और पिचक गया। अब कलाबाजी लगाने में लिहाफ का एक कोना फुट पर। अल्लाह, मैं कड़ाप से अपने बिछोने में। आशा करती हूँ आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी।